अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर शगुफ्ता नसीर, आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है सेहत सबके लिए। नाज़रीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का मकसद आप तक आगाही पहुंचाना है ताकि घर बैठे आप अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रख सकें। हमने अब तक के शोज़ में बहुत सारी कॉमन बीमारियों के बारे में बात की है, लेकिन आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे उसके लिए आप लोगों के बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल हुए। ख़ासकर ख़वातीन ने हमसे रिक्वेस्ट की कि इस बीमारी पर बात की जाए। गो के ये बीमारी औरतों से मुतालिक है, लेकिन मर्द हजरात के लिए भी इसकी आगाही इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो अपने घर में मौजूद ख़वातीन की दुरुस्त रहनुमाई और मदद कर सकें। तो इस प्रोग्राम को मुकम्मल देखें और सुनें। तो जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में कि ये क्या बीमारी है, क्यों होती है, इसकी तशख़ीस कैसे होती है, इसकी अलामात क्या हैं। ये सब जानने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है बहुत ही मशहूर व मारूफ गायनकोलॉजिस्ट को, जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं, और वो हैं रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर शैला बकाई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालने का। जी, इट्स अ प्लेजर और द टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। डॉक्टर साहब, क्या आप बताएंगी कि PCOS क्या है और ये क्या कंडीशन है, क्यों होती है? जी, PCOS एक कॉमन पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि बहुत कॉमन है विमेन में, और ये ऑल फेजेस ऑफ लाइफ में होता है, बट ज़्यादातर मैनिफेस्ट करता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, यानी यंग विमेन में। और इसका इंसिडेंस तकरीबन 8 से 13% तक है, लेकिन पाकिस्तान में ये इंसिडेंस और भी ज़्यादा है। और एक फ़िक्र की बात ये है कि मोर देन 70% ऑफ दीज विमेन दे रिमेन अनडायग्नोज्ड अंटिल लेट। सो उसकी वजह से ये चीज़ मिस होती है और बहुत ज़्यादा लाइफ क्वालिटी पे और आपकी जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उस पर इफ़ेक्ट होता है। तो अगर इसको हम जल्दी रिकग्नाइज़ करें, इसकी अवेयरनेस बढ़े, लोग जल्दी अपने मेडिकल केयर प्रोवाइडर के पास जाएं, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आ सकता है। अच्छा, इसकी वजूहात क्या होती हैं? इस कंडीशन में होता क्या है, क्या सिम्टम्स आते हैं? जी, देखिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि दिस इज़, जैसे नाम से मैंने आपको बताया, अभी रिसेंटली ये नाम भी चेंज हो गया है। इसको PMOS यानी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिजीज़ सिंड्रोम कहते हैं। पहले इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता था, जिससे एम्फेसिस सिर्फ ओवरी पे जाता था, और लेकिन ये तो एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, और इसमें जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो हार्मोनल है, मेटाबॉलिक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है इन अ प्रीडिस्पोज, जेनेटिकली प्रीडिस्पोज पर्सन। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि अक्सर लोग आके कहते हैं कि मैंने क्या किया जिसकी वजह से मुझे PMOS हो गया है। तो ये कोई औरत का कोई गलती नहीं होती, ये जेनेटिक्स होते हैं जो कि राइट एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं। सो इसलिए आप अगर अपने आप की एनवायरनमेंट लाइक लाइफस्टाइल, फूड चॉइसेस और एक्सरसाइज अगर इस पर तवज्जो दें, तो ये फिर कभी कभी लोगों में मैनिफेस्ट होते भी नहीं हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ, जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा इसका इंसिडेंस हो गया है कि मतलब ज़्यादा लोगों के अंदर ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं बच्चियों के अंदर, और यंग बच्चियों के अंदर हो रहे हैं। तो अब एक चीज़ जो बहुत कॉमनली ख़वातीन कहती हैं कि भाई ये चिकन जो खिला रहे हैं हम बच्चों को, इसको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं बड़ा करने के, इसकी वजह से हो रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें सही? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, वैसे तो देखिए ये आजकल चिकन की फीड्स में ये हार्मोनल चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हम अपने लोगों को कहते हैं अगर आप कोई ऐसा आपका हो, 5 दिन आप अगर चिकन को बग़ैर जो आपकी सिंथेटिक फीड के रखें ऑर्गेनिक फीड पे नॉर्मल, तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसका हार्मोनल चेंजेस ठीक हो जाते हैं। तो पहले ज़माने में तो लोग अपने घरों में रखा करते थे, अब ये होता है कि बाहर से आप लेके आते हैं। तो चिकन को आप थोड़ा कम कर दें, लेकिन बिल्कुल बच्चों को ना इससे हटाएं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि प्रोसेस्ड फूड ना हो। जैसे आजकल आपको डब्बे में बंद नगेट्स मिल जाते हैं, कबाब मिल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि शायद ये कबाब और नगेट्स ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं। ये काफ़ी ये ख़राब है, क्योंकि आपको पता है इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और ये ना जाने 3 से 4 महीने पहले बने हुए होते हैं, और यूजुअली इसमें चिकन का सबसे इन्फीरियर मीट शामिल होता है। तो आप मेरी अपने ऑडियंस से यही इल्तिजा है कि आप अपने घर पे बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए खाना बनाएं, जिससे उसकी ग़िज़ाइयत भरपूर रहे। आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि इसकी मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, सिम्टम्स। मेरा ख्याल है इस स्टेज पे हमें अपने हाज़रीन को, ऑडियंस को बता देना चाहिए
कि ये मुख्तलिफ़ तरीके से उसका आगाही होती है। या तो ये पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, या फिर ये है कि लोगों को डिफ़िकल्टी होती है कंसीव करने में, या कुछ वेट गेन हो जाता है, और कुछ कॉस्मेटिक और स्किन चेंजेस। इसमें 6 टाइप के स्किन चेंजेस होते हैं। अच्छा। या तो देखिए लोगों को एक्नी जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं होती ट्रीटमेंट से, काफ़ी डिसफिगरिंग एक्नी हो जाती है, यानी कि चेहरे पे दाने का निकलना, और बालों का, गैर ज़रूरी बालों का भी, फेशियल हेयर का इंक्रीज़ हो जाना, जिसको हम हर्सुटिज्म कहते हैं। तीसरी बात है, इसमें पिगमेंटेशन बढ़ जाती है, स्पेशली गर्दन के पीछे और आर्मपिट्स में वेलवेटी डार्क स्किन हो जाता है। और इसके अलावा स्किन आपकी ऑयली हो जाएगी ना, और स्किन टैग्स बढ़ जाते हैं। और उसके अलावा जो स्कैल्प हेयर है, जहाँ बाल ज़्यादा होने चाहिए, वो थिन होने लगते हैं। लेकिन बहुत से लोगों में ये सब चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा इसकी ना लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस हैं। ये वो डिसऑर्डर नहीं है जिसका शॉर्ट टर्म हुआ, इसकी पूरी ज़िंदगी पे, औरत की ज़िंदगी पे असर पड़ता है। और वो लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस जो हैं वो डायबिटीज़, या तो प्री डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, और डिफ़िकल्टी इन कंसेप्शन होती है। फिर कुछ कैंसर्स लाइक एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी इसमें बढ़ता है। उसके अलावा एक बीमारी होती है कि ये जो स्लीप एपनिया, दिस इज़ ऑल्सो, रात को आपको नींद नहीं आती, आप बार बार उठ जाते हैं, ये भी उससे रिलेटेड है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ओबेसिटी एंड PMOS। ये जो ख़वातीन सुन रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पीरियड्स ही इर्रेगुलर हों। ये जो दूसरे आपने इतने सारे स्किन चेंजेस या ये जो बताए, ये भी आ सकते हैं, और इनको भी सीरियस लेने की ज़रूरत है कि अगर ये बच्ची के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो इसके लिए फ़ौरन से पहले, ना कि शादी हो फिर इंतज़ार करेंगे, कंसीव नहीं किया और फिर डॉक्टर के पास जाएं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप पहले से इनिशियल स्टेज पे ही, अगर ऐसी आपकी बेटी के अंदर या कोई जो लड़की हमें सुन रही है उसके अंदर चेंजेस हैं, तो एक विज़िट डॉक्टर के पास अपना ज़रूर करें। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसको डायग्नोस करने का क्या तरीक़ाकार होता है? सिर्फ ये जो रेगुलर पीरियड्स ना आना ही इसका डायग्नोसिस होता है, या कोई और जिन ख़वातीन में रेगुलर पीरियड्स हैं, क्या उनके अंदर भी ये हो सकते हैं PCOS डेवलप? देखिए, इरेगुलर पीरियड्स जो है ना, ये इसका एक साइन है, लेकिन साइन 100% नहीं होता। और सारे ख़वातीन को जो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो PMS की वजह से नहीं होते। उसमें और भी चीज़ें हैं, लाइक कोई प्रेगनेंसी स्टेट, पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट अबॉर्शन, कोई थायराइड का मसला, और आपके कोई कॉर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं, या किसी दवाई का असर। इसीलिए डॉक्टर्स एक कंप्लीट हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं और फिर नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। तो हर औरत जिसको इरेगुलर पीरियड्स है, वो उसको ज़रूरी नहीं है कि पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम होगा, या जिसको अगर इरेगुलर पीरियड्स नहीं है तो उसको PMS नहीं हो सकता। अच्छा। ये दोनों सूरतों में ये है। हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट है कि इरेगुलर पीरियड्स हैं तो ही उस बच्ची के अंदर हम सस्पेक्ट करते हैं। इसके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है, या तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, लाइक मेल हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजेंस का ज़्यादा हो जाना, जिसको आपको नज़र आता है जब स्कैल्प हेयर थिनिंग, एक्नी, हर्सुटिज्म, या ये पिगमेंटेशन की सूरत में, या फिर आपका जो है वो ब्लड लेवल्स बढ़ जाते हैं, और या फिर प्रेगनेंसी का ना होना कुछ अरसे तक, या ये स्किन चेंजेस जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। तो इसमें 3 क्राइटेरियाज हैं, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना और प्रेगनेंसी का ना होना, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज अल्ट्रासाउंड पे होना। लेकिन अल्ट्रासाउंड ज़रूरी नहीं है कि आप हर केस में करेंगे, स्पेशली एडोलेसेंस में, यानी कि यंग एज में जिनको नई नई मिनाक प्यूबर्टी हुई है, पीरियड शुरू हुए हैं, उनमें अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा। लेकिन उनमें यह है कि अगर 2 से 3 साल तक ज़्यादा इरेगुलर पीरियड्स परसिस्ट करते हैं तो इट शुड रेज सस्पिशन, और उनमें अगर वेट गेन हो रहा है या ये स्किन मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं तो इट रेजेज अ सस्पिशन। आपके लिए अल्ट्रासाउंड का उसमें सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक भी हो तो हम उनको PMS लेबल कर सकते हैं। जी। तो जो मदर्स हमें सुन रही हैं और उनकी बच्चियां अभी न्यू पीरियड्स उनको स्टार्ट हुए हैं या शुरू एजेस में हैं अपनी प्यूबर्टी के और टीन एजेस के, तो उनको इस चीज़ पे बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी बच्चियों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं उनको फॉलो करने की, उनको रिकॉर्ड करने की, ताकि वो उस चीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई कर सके अपनी बच्चियों में। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी आर गिविंग कि जो एडोलेसेंस है उसमें भी और उससे पहले भी
एक बच्ची की हेल्थ कंसल्टेशन ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा। कि जी आप खाएं क्या, कैसे डाइट प्रिपेयर करें। देखिए हमारे पास ख़वातीन आती हैं, वो सुबह जो है वो टोस्ट और मक्खन और या हाफ कहते हैं बिस्किट का हाफ रोल, दिस इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, कि वो चाय के साथ दूध पत्ती के साथ जी बिस्किट्स खा लेते हैं। दिस इज़ नो ब्रेकफास्ट, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, बल्कि आपका कार्बोहाइड्रेट लेवल, शुगर लेवल आपका बहुत हाई होता है, वेरी हाई शुगर स्पाइक इज़ क्रिएटेड। सिमिलरली दोपहर में वो कहते हैं कि जी हमने आलू खा लिए, शाम को वो चावल खा लेती है, तो वेयर इज़ द न्यूट्रिशन। तो ये मदर्स को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि वो अपने मील प्लानिंग तरीके से करें, उसी बजट में एक हेल्दी मील प्लान हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जैसे आपने कहा कि बच्चियों का विजिट कराना जैसे डॉक्टर के पास, तो किस अर्ली एज में मदर अपनी बच्ची को लेके जाए देखिए अगर तो शी इज़ हैविंग रेगुलर पीरियड्स, उसका वेट गेन ठीक है और उसको कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, तो इट्स ऑल राइट। बट अगर मदर अपनी आपको अपने पता करे कि बच्चों के लिए क्या खाना पकाना है, और इनकरेज करना चाहिए एक्टिव एक्सरसाइज। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया डिजिटल दौर है, एंड अ चाइल्ड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम ग्रिल्ड टू द स्क्रीन, चाहे वो टीवी का हो, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई और सोशल मीडिया हो। तो ये बातें मदर्स को देखनी चाहिए, उनका हेल्दी लाइफस्टाइल हो, एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज और 30 मिनट्स की वॉक बहुत ज़रूरी है। देखिए वॉक तो आप हर जगह कर सकते हैं। मैं लोगों को कहती हूँ गर्मी है, आपका घर तो है, आप अपने घर के आंगन में ही वॉक कर लें, एक टाइम आप लगा लें कि जी हमने 30 मिनट्स वॉक करनी है। अच्छा ये जो घर का कामकाज होता है ना, लोग उसको इक्वेट करते हैं कि जी मेरी वॉक हो गई, एक्सरसाइज हो गई हमारी। वॉक विद एन इंटेंट टू वॉक, दिस इज वॉक। वो कहते हैं घर के हम तो सारा दिन काम करते हैं, तो हमारी तो वॉक हो जाती है, हमें ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ये बात समझाने की ज़रूरत है कि एक 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए, इतना मुश्किल नहीं है, और उसमें आप वॉक कीजिए और बेशक घर पे कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम मौजूद है कि पहले से आइडेंटिफाई किया जाए, कि ना कि हम वेट करें कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स ख़वातीन में आए हों फिर वो परेशान हो के आएँ? तो कोई इसके स्क्रीनिंग मैकेनिज्म होता है कि जो ख़वातीन सुन रही हैं वो अभी से करवाएं अपनी स्क्रीनिंग, इसको आइडेंटिफाई कराने के लिए? हाँ देखिए, द अर्लियर वी डायग्नोज द बेटर द रिजल्ट्स आर, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी बेहतर हो जाएगी, और ये जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जिसका मैंने तस्करा किया वो नहीं होंगे। तो अगर किसी बच्ची में परसिस्टेंट इरेगुलर पीरियड्स हैं तो इसको इग्नोर ना कीजिए, या आपको 2 से 3 साल हो गए हैं कंसीव नहीं करें, प्लीज़ इग्नोर ना करें। परसिस्टेंट एक्नी है या फेशियल हेयर्स बड़े हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो बहुत मुकम्मल एक डिसफिगरिंग आपके लिए हो जाए, उससे पहले आप आए, बिकॉज वो आपने मुहावरा तो सुना होगा, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो आप अगर टाइमली आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से भी इसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इसका इलाज मौजूद है, परमानेंट इलाज ना, कि मतलब क्या ये चीज़ रिवर्स हो सकती है या ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन होगी? देखिए ये एक जेनेटिक चीज़ है जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको एग्रेवेट करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंड्रोजन एक्सेस इसको एग्रेवेट करता है। तो विद द राइट लाइफस्टाइल, हेल्दी चॉइसेस, अवेयरनेस हो, अर्ली रिकग्निशन हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और विद एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हम इसको कंट्रोल करते हैं सिम्टम्स को, बट देयर इज़ नो क्योर। एक मिथ है कि जी इसमें OCPs या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे दें तो ये क्योर हो जाएगा, क्योर नहीं होता, उसका सिम्टम ऑफ इरेगुलर पीरियड्स ठीक होता है। अच्छा एक बड़ा इससे रिलेटेड कि अब जैसे हमने कहा कि बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में ये चीज़ पाई जा रही है, तो बहुत सारी मिसकंसेप्शन है कि ऐसी लड़की से शादी ना करें अपने बेटों की, क्योंकि कभी कंसीव नहीं कर सकेगी, या क्या ऐसी चीज़ है कि अगर किसी को PCOS है तो लेबल लग जाएगा इनफर्टिलिटी का उसके ऊपर? या ये आपने अच्छी बात की कि स्टिग्मा इसके साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, उसको डिस्पेल करने की ज़रूरत है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सी ख़वातीन जो PMS उनको होता है वो डायग्नोज भी नहीं होती, दे लिव अ नॉर्मल फुलफिलिंग लाइफ, अचीविंग देयर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। कंसेप्शन इसमें स्पॉन्टेनियसली भी हो जाती है, और फिर जो हम लाइफस्टाइल चेंजेस अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है वो कम होता है, इट हेल्प्स इन कंसीविंग। और जिनको इससे नहीं हो उसमें थोड़ी बहुत मेडिकल एड लाइक कुछ मेडिसिन होती हैं ओवुलेशन इंडक्शन के लिए, और अगर उससे भी नहीं तो फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं। तो ऐसा लेकिन ये स्टिग्मा बिल्कुल डिस्पेल करना चाहिए कि जिसको PMS है
वो कंसीव नहीं करेगी। हाँ, ये इस चीज़ पे बड़ा फोकस करने की और अवेयरनेस देने की आज का मकसद ही ये है कि इस चीज़ को मतलब कंसीडर किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ सिर्फ इसी वजह से कि अगर फैमिली इन्फॉर्म कर देती है अदर फैमिली को तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं इस तरह के, एंड उससे रिलेटेड जो मिसकंसेप्शंस होते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे हमने कहा कि डाइटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ऐसी जो ख़वातीन होती हैं, क्या उनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं या उनकी चेंज ऑफ डाइट प्लान्स होते हैं अगर किसी को पीसीओएस? नहीं, देखिए जी, हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी Okay. डाइट में विच मीन्स कि अगर आप एक प्लेट सोचें कि हाँ। एक प्लेट का आधा हिस्सा आपको उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए। ओके, फ्रेश वेजिटेबल सैलेड, उसमें थोड़ा सा नींबू आपने डाला हुआ हो तो दैट, और कोई और ना उसमें शुगर ऐड करें, ना नमक, ना काला नमक, ना चाट मसाला, सिर्फ आप लेमन स्क्वीज Okay. करें एज अ कॉन्डिमेंट, वो हाफ प्लेट आपकी हो। और फिर 1/4 प्लेट में लीन मीट, लाइक चिकन भी हो सकता है वो, और वो फिश है, या आप मटन कभी सर्विंग ले सके तो आप वो खाइए। और आधे में ग्रेन्स होने चाहिए, लेंटिल्स। मैं अपनी ख़वातीन को, अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि एक वक्त में दाल ज़रूर आप लोग लें। अच्छा, तो दालें दे आर अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, और लो इन कैलोरी, दे हेल्प्स रिड्यूस वेट और या मेंटेन वेट भी। कुछ पीसीओएस होती हैं जो कि 20% पीसीओएस इज लीन पीसीओएस, तो वेट गेन ज़रूरी नहीं होता पीसीओएस हाँ, के लिए मेरे या सवाल पीएमएस था। के लिए, हाँ। वो लीन भी होता है। तो या तो हम कहते हैं जिनमें वो जो ख़वातीन ओवरवेट हैं उनको 5 से 10% वेट कम करना चाहिए, और जो कि लीन पीएमएस है उनको अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए, गेन नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं आपको ये प्लेट कॉन्सेप्ट दूँ, या आधी में आपकी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हो मल्टीपल, और आधे 1/4 में आपका कोई मीट की सर्विंग हो, और 1/4 में ग्रेन्स होना। तो देखिए इसमें रोटी कम है वैसे। अच्छा, तो रोटी वैसे की requirement, यही मैं पूछने वाली थी। और रोटी भी ज़रूर खाइए, रोटी बंद नहीं है, लेकिन आटा देखिए आप चक्की का लीजिए। मैंने अक्सर लोगों को शॉपिंग करते हुए देखा कि सुपर फाइन आटा जिसमें से सारा फाइबर रिमूव्ड है, तो आप चक्की का आटा लीजिए। मैं लोगों को बताती हूँ कि 2 मुट्ठी आप चक्की का आटा डाल लें, 1 मुट्ठी आप जौ का आटा डालें, 1 मुट्ठी आप मकई का आटा डालें। ये आपका मल्टीग्रेन आटा रेडी हो जाता है। आपको मल्टीग्रेन बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप 3 डब्बे रखें अपने पास, ये आटा डालें, और अगर आप माइंड नहीं करेंगे कलर चेंज होना तो बाजरा भी थोड़ा सा आप आधी मुट्ठी डाल लें। ये जो मल्टीग्रेन आटे की आप एक रोटी खाते हैं, ये बहुत लो इन कैलोरी है और बहुत सेटिस्फाइंग है। आपका पेट भी भर जाएगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये जो पीसीओएस हैं इसकी वजह से मूड स्विंग्स या वज़न का बढ़ना और जैसे दूसरे जिस्म के अज़ा को या डेली एक्टिविटीज़ को ये किस तरह मुतासिर करती है ये मतलब ये कंडीशन? देखिए ज़ाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। अक्सर लोगों को अपनी अपीयरेंस से दे बिकम लॉस ऑफ आपकी सेल्फ जो अपनी डिग्निटी है, दे थिंक कि जी उनका इमेज अच्छा नहीं है, दे आर नॉट अपीयरिंग वेरी गुड, तो वो सोशली डिटैच हो जाते हैं। कुछ लोग स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कॉलेज में अटेंडेंस पुअर हो जाती है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाते। वो जो एक नेचुरल सोशल इंटरेक्शंस हैं, हेल्दी पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, वो नहीं मेंटेन कर पाते और एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ये भी देखा गया है कि अगर इसको अनचेक छोड़ा जाए तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी डेवलप हो सकती हैं। तो मेंटल हेल्थ को इसके साथ साथ फिज़िकल हेल्थ के हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अक्सर जो क्या ये डिज़ीज़ जैसे हमने पहले ही बोला जेनेटिक है, तो अगर मदर को है पीसीओएस तो क्या ज़रूरी है कि उसकी बच्ची के अंदर भी आगे जाके ये डेवलप हो या देखिए इसका बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बेसिस है, लेकिन इट कैन स्किप जनरेशंस। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि अगर आपने बाज़ मर्दों को भी देखा होगा, माँ को पीसीओएस थी, बेटी में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसके बेटे को अर्ली बॉल्डनेस आ गई, तो दैट इज़ अ मेल काउंटर पार्ट ऑफ पीएमएस। अच्छा, मेल्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, वो फिर इस तरह से वो एविडेंट होते हैं। तो जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आप खातून से पूछते हैं कि आपके घर में मेल बॉल्डनेस अर्ली या लेट, आपने डिफरेंट तरह के मर्द देखे होंगे, तो उनमें भी फिर ये हार्मोनल चेंज होता है, उसका जेनेटिक बेसिस है। ओके, यानी बॉयज के अंदर भी जैसे मैनिफेस्ट होता है, हो सकता है। जी हाँ, बट नॉट लाइक दिस, बट एज एन ओबीस मैन विद अर्ली बॉल्डनेस। तो so we need to be careful when we are
आस्किंग फॉर हिस्ट्री, यानी कंप्लीट जेनेटिक बेसिस तो इसका जी स्ट्रॉन्ग है। तो हम 2-3 जब भी बात करते हैं 2-3 पीढ़ियों की बात करते हैं कि आपकी नानी को ये सब प्रॉब्लम था, खाला को था, अच्छा, बहनों को है, तो जो नाज़रीन सुन रही हैं, जो खवातीन या मर्द हज़रात, तो जब भी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं तो कंप्लीट हिस्ट्री दें, उसमें कोई ना हिचकिचाएं ताकि सही डायग्नोसिस हो सके। एग्जैक्टली, क्योंकि अक्सर होता है पेशेंट नहीं सही हिस्ट्री दे रहा होता, तो उससे क्या होता है सही डायग्नोसिस नहीं हो पाती है, फिर वो बाद में क्लेम करता है मैं तो गया था डॉक्टर के पास और मुझे तो उसने डायग्नोस ही सही नहीं किया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डायग्नोसिस के लिए सही हिस्ट्री देना। जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहबा, जैसे कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, तो इसके लिए क्या हम पहले से मतलब क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर माएँ करें अपने बच्चों की? हाँ, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे? देखिए इसमें ना हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर। देखिए इसमें आपको शुगरी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कोलाज, ये बॉक्स जूसेस ये अवॉइड करने चाहिए। उसके अलावा जो सिंपल शुगर्स, टू मच ऑफ मतलब लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि टी पे बर्फी जी। और जलेबी भी होगी, और बिस्किट्स भी होंगे, केक भी होंगे। तो ये प्रोसेस्ड फूड ये आप अवॉइड करें। दिस इज जस्ट फॉर वंस इन अ मंथ और वंस इन 15 डेज, वो भी पोर्शन कंट्रोल के साथ। और इसके अलावा आपको ये जो बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स ये अवॉइड करने चाहिए। जैसे मैंने आपको प्लेट कॉन्सेप्ट दिया कि हाफ प्लेट आपकी ग्रीन्स हो, 1/4 में मीट हो, 1/4 में आपके ग्रेन्स होने चाहिए। थोड़ा बहुत डेयरी एडिटिव्स आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये जो अचार, चटनी, खट्टा, कोक, पेप्सी, डब्बे के जूस, ये अब मुझे रट ही गया है, किसी तरह हम बताते हैं लोगों को। और ये जो इवन पास्ता, दिस इज प्रोसेस्ड। नगेट्स, बाजार की ये जो प्रोसेस्ड ये जो आज के डेली मीट्स आते हैं, कोल्ड कट्स जो है, दे आर नॉट हेल्दी। आप सोच रहे हैं कि आप प्योर प्रोटीन खा रहे हैं, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड थिंग्स विच वुड, और ये जो प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ये आजकल ओबेसिटी, आपका पीएमएस, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, डायबिटीज, ये सब का रिस्क बढ़ाता है। तो जो मदर्स सुन रही हैं जिनकी बच्चियां अभी छोटी भी हैं, तो वो अभी से अगर उनकी जो हैबिट्स डेवलप करेंगी, ये तो एक पिलर मैंने आपको बताया। उसके अलावा इनकरेज एज अ फैमिली, आपको इनकरेज करना चाहिए जैसे कि हेल्दी आउटिंग्स, और अपने बच्चों को 30 मिनट्स वॉक का कॉन्सेप्ट बचपन से दिलवाएं। ये घर में प्रैक्टिस होनी चाहिए जी। 30 मिनट्स पर डे और 150 मिनट्स इन अ वीक, यानी कि 5 दिन आप करें, 2 दिन आपकी हॉलीडे, आप वीकेंड बनाएं अपना। और उसके साथ साथ 2 दिन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी थोड़ी बहुत आप अपने बाजू लिफ्ट करें, कोई बेशक वाटर बॉटल्स उठा के, ताकि आपके मसल मास डेवलप हो। थर्ड बात, अवॉइडिंग स्ट्रेस। ये बड़ा मुश्किल है, कहना आसान है लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए। फोर्थ बात, स्लीप हाइजीन। 6 to 8 आवर्स की स्लीप रोजाना जरूरी है। तो बच्चों को ये जो लेट स्लीप है ना, आजकल लोग पता है फजर के टाइम पे सोते हैं और फिर 4 बजे शाम को उठते हैं। तो जो अपना सर्केडियन रिदम है, जो कि नेचुरल सर्केडियन रिदम है, ये उसके अगेंस्ट है। सबसे पहले तो स्लीप हाइजीन को ठीक करें। बच्चों को 10:30-11 बजे सोने की आदत डालें, सुबह 6 बजे 7 बजे उठें। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनकी 6-7 आवर्स स्लीप नहीं होगी तो वो कैसे स्कूल जाएंगे? और यही हैबिट मदर्स को अपने घरों में करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, रात को 12 बजे फिल्म लगाना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। समर वेकेशन में तो दीज थिंग्स कैन बी एक्सेप्टेबल, लेकिन उसका टाइम लिमिट होना चाहिए। असल में क्या होता है कि रात में बच्चों को भी स्क्रीन दे देते हैं, खुद भी स्क्रीन देखते हैं, उससे क्या होता है कि वो स्लीप मतलब नींद उड़ जाती है, क्योंकि वो स्क्रीन देखने की वजह से भी आपकी उसमें बॉडी में 9:30 बजे के बाद एक हार्मोन सिक्रीट होता है, मेलाटोनिन, और वो पीक करता है 11-11:30 तक। तो अगर आप उसमें ना सोएं तो फिर आपका ना वो एक विशियस साइकिल चल जाता है और फिर आपको नींद ही नहीं आती। और फिर आप डिले करते हैं, फिर आप करवटें बदलते रहते हैं, फिर आप बॉडी जब बहुत थक जाती है तो वो 4-5 बजे आप सोते हैं। तो दिस इज़ वेरी कॉमन इन और सोशल आजकल सोसाइटी में कि लोग 4-5 बजे सोते हैं और दूसरे दिन शाम को जाके 4 बजे उठते हैं। फिर वो कहते हैं नाश्ता वो तो हम शाम को करते हैं। एंड देन दे कीप ऑन ईटिंग। जो रात की बिंज ईटिंग है ना, मैं आपको बताऊँ, ये आपकी एब्डोमिनल विसरल फैट बहुत इंक्रीज कर देता है। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्मार्ट रहना चाहते हैं, स्लीप हाइजीन को ऑब्जर्व कीजिए। स्मोकिंग और ये जो आजकल सब्सटेंस अब्यूज चल पड़ा है, इसको अवॉइड कीजिए। एंड मेंटेन पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप्स।
फ्रेंड्स होने चाहिए, फैमिली में बैठ के कोई गपशप होनी चाहिए। आजकल फैमिली में भी तो लोग बात नहीं करते ना, हर कोई अपना अपना स्क्रीन पकड़ा हुआ अपने स्क्रीन पे है। तो ये चीजें स्क्रीन पे ही प्रिवेंट बात कर करेंगी। लें, आपस में व्हाट्सएप पे ही बात कर लें, चाहे कमरे में ही बैठे। लेकिन ये चीज़ें बड़ी इसलिए प्रिवेल कर रही हैं, जैसे इसका प्रिवलेंस बढ़ रहा है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि ये जब से मोबाइल फोन्स और इसका वो ज़्यादा आया है, तो लोगों की आपस में कम्युनिकेशन गैप्स या ये चीज़ें, तो ये चीज़ें भी एक शायद इसका फैक्टर। मेरा ख्याल है इसमें ना एक कोई फैमिली आवर होना चाहिए। जैसे हम लोग छोटे थे तो ये था कि जी रात का खाना सब एक साथ टेबल पे और सब बातें करते हुए, सब बातें करते थे। उस वक्त ग्रीन टी पीते थे 9 o'clock से पहले। 8 o'clock पे खाना होता था, 8:30 8:45 तक गपशप सारे सुबह की बातें आप अपने माँ बाप के साथ शेयर करते थे, और कोई ना कोई गाइडिंग प्रिंसिपल माँ बाप दे देते थे। जिन घरों में एक्सटेंडेड फैमिली है, दादा दादी है, वो भी कोई अच्छी बात दुआ देते थे। और फिर आप लोग अपने अपने कमरों में जाएं, नमाज पढ़ें, थोड़ा बहुत अपना काम करें, एंड देन यूज्ड टू स्लीप। यही कल्चर वापस लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों में ये नूडल्स का ना, इंस्टेंट नूडल्स और ये आप इसके ऊपर भी थोड़ा सा माओ को डरा दें, बच्चियों को भी डरा दें कि भाई इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। डराने की बात है, फैक्ट ये है कि ये सब चीज़ें प्रोसेस स्टार्च है, और इसको आपने प्रोसेस करके इस पे प्रिजर्वेटिव्स डाल के बनाया गया है। तो ये जो नूडल्स, इंस्टेंट नूडल्स आते हैं या फिर पास्ताज आते हैं, दे आर नॉट हेल्दी। ये वंस इन अ वाइल कोई किसी ने हॉस्टल में ले लिया तो ठीक है, बट नॉट इन लेकिन इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ मील। तो माएँ भी अपने घरों में मैंने देखा है कि वो ये बना देती है जी, हमने फिर सबके लिए नूडल्स बना दिए। सो प्लीज इससे जरा इसको डेली पैटर्न में ना ऐड करें, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होता है कि शाम में खाते ही ये हैं कि वह स्नैक है। आपको बताऊं, अगर आप माश की दाल बॉईल करते हैं, एक तो वो लेंटिल्स हेल्दी लेंटिल है, माश की दाल में प्रोटीन्स उतनी है जितनी कि आपके गोश्त में है। अच्छा। और फिर आप उस पर अदरक थोड़ा सा डालें, थोड़ा हरा धनिया। आई एम नॉट टेलिंग योर रेसिपी इस वक्त, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इट बिकम्स वेरी टेस्टी। और थोड़ा योगर्ट डालें। अब आपने देखे कि आपने लेंटिल में भी प्रोटीन, फाइबर, और आपने योगर्ट भी यूज़ किया जिसमें मिल्क प्रोटीन्स आ गए, और वो एक बहुत हेल्दी स्नैक हो जाता है, नूडल का रिप्लेसमेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अगर किसी ने PCOS का है उसको मर्ज, और उसके बाद उसने कंसीव भी कर लिया खुद ही, तो क्या ये PCOS उसकी प्रेगनेंसी पे इफेक्ट करते हैं, कोई नेगेटिव? जी, PMOS आजकल हम इसको PMOS, जो कि जरा भी मुश्किल है बनाना। और हमने PCOS बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम ऑडियंस को ना यही वर्ड्स पता है, तो उनके लिए आसानी रहे बात समझने के लिए हमारी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप इसको पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कहें, और नाम हाजरीन को भी बता दें कि इसका नाम चेंज हो गया है, क्योंकि इस नाम में इंक्लूसिव है कि ये सिर्फ ओवरी को नहीं इफेक्ट कर रहा, बल्कि ये मल्टी सिस्टम हार्मोनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपने मुझसे पूछा था कि असल सवाल क्या? कि भाई इसकी वजह से अगर जैसे किसी ने अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर क्या ये इट्स अ ह्यूज रिस्क फैक्टर फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज लेटर ऑन इन लाइफ, हाइपरटेंशन, और इसमें मिसकैरेज रेट भी ज़्यादा होता है, प्री टर्म डिलीवरीज भी हो जाती हैं, फिर बेबी का भी वेट ज़्यादा हो सकता है, और उसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन और ऑपरेटिव डिलीवरी का चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ना सिर्फ प्रेगनेंसी में, बल्कि प्रेगनेंसी के बाद भी इसका इन्फ्लुएंस होता है। ओके। अच्छा, जैसे मतलब अगर कोई लोग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस बहुत है कि वो ट्रीटमेंट डिले करते रहते हैं, या ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर उनका बहुत स्लो होता है, तो इसके अगर नहीं इलाज करवाया जाए तो उसके क्या पॉसिबल लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ सकते हैं? अच्छा, यही हम पहले भी एक दो दफ़ा तस्करा हुआ, लेकिन अच्छा है कि आपने एम्फेसिस देके पूछा। इसमें जी सबसे बड़ा तो ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी, और ये अर्ली ऑनसेट हो जाएगी। ओबेसिटी होगी, आप देखने में उसके साथ सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है। फिर जी आपको इसमें हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाता है, अर्ली कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स लाइक हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, ये सब इसका इंसिडेंस बढ़ता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और उसके अलावा स्लीप एपनिया और एंडोमेट्रियल ब्रेस्ट कैंसर। और ये सब चीज़ें, ये डराने की बात नहीं, हम आपको अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं। ये सब चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं, मैनेजेबल हैं, ट्रीटेबल हैं, अगर आप इन टाइम इसको रिकग्नाइज करें इस प्रॉब्लम को, और अपना ट्रीटमेंट लें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस। अच्छा, क्या कोई इसको कंट्रोल करने के लिए कोई नेचुरल सप्लीमेंट्स या हर्बल ट्रीटमेंट्स मौजूद है? सबसे बड़ा तो इसका जो नेचुरल ट्रीटमेंट है वो आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस हैं।
उसके अलावा इसमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इट इज़ गुड, और आपका कैल्शियम एडिक्वेट होना चाहिए। बाकी जो आजकल सप्लीमेंट्स आए हैं जैसे मायोनोसिटॉल्स, वो इंसुलिन सेंसिटाइजर्स हैं, तो दे कैन आल्सो हेल्प, लेकिन बगैर अपनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इन चीज़ों को ना लीजिए। और बाज़ दफ़ा जो वैसे यूट्यूब पे जो एडवर्टाइज हो रहे होते हैं वो बाज़ दफ़ा ठीक भी नहीं होते हैं। अच्छा, क्या जो जैसे हमने एक्सरसाइज पे बड़ा फोकस किया और इस तरह, तो क्या ये सिम्टम्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है इसके? जी, इसमें 10 से 15% एक तो देखिए एक्सरसाइज से आपका वेट लॉस हो जाएगा, रिटर्न ऑफ नॉर्मल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो हो जाता है, हर्सुटिज्म, एक्ने या आपकी पिगमेंटेशंस, स्किन की इम्प्रूवमेंट, कॉस्मेटिक इफेक्ट बहुत इम्प्रूव हो जाता है। उसके अलावा आपका कंसेप्शन रेट बढ़ जाता है। तो इट इज़ सेंट्रल टू ट्रीटमेंट कि आप वेट लॉस जो कि ओबीस हैं वो करें, और जो कि लीन PMS हैं वो इसमें इसको वेट को मेंटेन करें। अच्छा, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं सब में अपने? देखिए, फैमिली सपोर्ट इज़ एसेंशियल। एक तो ये है कि ब्लेम गेम ना खेलें, they should understand, the family should read about it, understand what is PMS, how is it affecting their next of kin, और उसके अलावा उसमें जो हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, डाइट, अब जैसे मदर है कोई, तो मदर खाने के लिए, अब मदर्स अगर पूरा फ्रिज कोला से भर देंगी और लस्सी नहीं होगी घर में, तो फिर बच्चे तो वही चूज करेंगे ना, इजी एक्सेस जो है। द होल फैमिली कैन पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव कल्चर, और ब्लेम गेम के बजाय एक सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो, उसमें ये नर्चर होती है, एंड देन द गर्ल कम्स आउट ऑफ इट। ज़ाहिर है उसमें 6 to 8 months लगते हैं इसको ट्रीट करने में, एंड देन द गर्ल गेट्स बेटर। देयर आर मेडिसिन अवेलेबल जो ये हर्सुटिज्म भी कम कर देती हैं, स्किन की अपीयरेंस बेहतर करती हैं, और एक तरह से ऐसा होता है जैसे आप किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास से होके आए। लेकिन सिर्फ कॉस्मेटिक इलाज कराना जबकि रूट कॉज PMS है, ये भी गलत होता है। सो अगर आप सिर्फ डर्मेटोलॉजिकल कंसल्टेशन लेंगे तो उससे फिर रूट कॉज रिमूव नहीं होता। गायनेकोलॉजिकल कंसल्ट इज एसेंशियल, लेकिन सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट। जब पेरेंट्स को पता होगा घर में और बहन भाइयों को पता होगा कि मूड स्विंग्स किस वजह से आ रहे हैं इस बच्ची में या क्या, तो वो उस चीज़ को पॉजिटिवली अंडरस्टैंड करेंगे और पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे। वरना क्या होता है कि फिर लेबल लग जाते हैं, बदतमीज़ हो गई है, बात नहीं सुनती है, रादर देन कंसिडरिंग कि भाई उसके बॉडी के हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब सफ़र कर रही है। फैमिली को ना इसके डिजीज़ के बारे में भी नो हाउ खुद भी होनी चाहिए फिर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बन सकता है। अच्छा, आम क्योंकि आप इतने पेशेंट्स देखती हैं, तो आपको OPDs में क्या इससे रिलेटेड क्या आम गलत फहमियाँ ख़वातीन लेकर आती हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप बताएं। एक तो कहते हैं कि सारी ओबीस वुमेन को PMS है, ये भी गलत है। लीन PMS भी होता है, और समटाइम्स जैसे कि जी कभी ये जैसे आपने कहा कंसीव नहीं करेगी, तो इट्स अ मिथ, दे डू कंसीव स्पॉन्टेनियसली विद लिटिल लाइफस्टाइल इंटरवेंशन आल्सो दे कंसीव एंड मेडिकल एड के साथ। थर्डली ये जो है कि इसके में ये औरत ख़राब हो गई, अब ये शी कैन नॉट फंक्शन सोशली एंड उसका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, तो दिस मिथ शुड बी डिस्पेल्ड। और ये है कि जी दिस इज़ जो OCPs है इसको ट्रीट कर देती है, तो OCPs do not treat, they just manage the symptoms, and it is not curable. It is manageable. This is what I say, and it's a lifelong problem. One should understand the chronic nature. ये chronic commonest endocrine disorder है, और इसमें लाइफ लॉन्ग इसका इम्पैक्ट है और लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज कि ये मैनेजेबल है। अगर आप सही लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस करें और आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास जाएं, तो यू कैन मैनेज दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली। तो हम ये कह सकते हैं कि 70% इसका ट्रीटमेंट पेशेंट के अपने हाथ में है कि वो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज, डाइट, उसको अगर अवेयरनेस हो, अर्ली रिकॉग्नाइज करे, अपना लाइफस्टाइल टेलर करे, गेट अ गुड कंसल्ट, और उसके साथ अपना एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट्स यूज करें, नॉट सम क्वैकरीज। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये जैसे एक दफ़ा मैनेज हो गया तो क्या इसके बाद ख़वातीन ने हमेशा कंसल्ट करते रहना है डॉक्टर से, या बस बच्चे हो गए, हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई, अब छोड़ दो, है? नहीं, देखिए जैसे मैंने आपको कहा, दिस हैज लाइफ टर्म, ये लॉन्ग टर्म इसकी इम्प्लीकेशंस के अलावा ये पूरा होल लाइफ कोर्स ऑफ अ वुमन।
इवन देखिए PMS हमने देखा गया है कि गर्ल चाइल्ड एज यंग एज 6 इयर्स में भी बहुत मोटी हो जाती है। तो उस वक़्त से हम अगर वो कोई बच्ची को ले आए या वो माएँ ये सोचे कि इस वक्त इसका लाइफस्टाइल, अब कुछ लोग होते हैं वो आधा चिकन बच्चे को खिला देते हैं, तो आप उसको ओवर फीड कर रहे हैं ना, उसकी वजह से वो बढ़ता जा रहा है, उसका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ रहा है। तो इसी तरह फिर वो टीन एज में, एडोलेसेंस में दे शुड रिकग्नाइज, एंड देन एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज में तो आई जाती है खवातीन, लेकिन ज़रा लेट होती है। और फिर पोस्ट मीनोपॉजल में भी इट इज़ देयर। सडनली देखा गया कि मीनोपॉज के बाद लोगों के फेशियल हेयर्स बढ़ गए। एक तो ये कि ईस्ट्रोजन विड्रॉ हो गया, दूसरा उनमें थोड़ी प्री डिस्पोजिशन थी टूवर्ड्स पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंड दे मैनिफेस्ट देन। सारी उम्र उनको कुछ नहीं हुआ, उनके सारी उम्र तो मेरे 4 बच्चे हैं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, हमेशा ठीक आता रहा। लेकिन ये इसकी क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग है तो इट हैज़ टू बी स्क्रीन्ड। और जिनको डायग्नोज भी हो गया उनमें आपको ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, उसके अलावा इसमें डिसलिपिडीमियाज भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, ये जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल्स हैं ये बढ़ जाते हैं जी। तो हाई डेंसिटी कम हो जाता है, लो डेंसिटी बढ़ जाता है, तो डिसलिपिडीमियाज। और जिनकी एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है तो वी नीड टू मेजर देयर ब्लड प्रेशर, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, BMIs और ब्लड ग्लूकोज। एवरी ईयर आप उनका लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, एंड देन यू कीप देम। अगर आपके पास इस तरह वो आते रहते हैं तो दे डेवलप वेरी हेल्दी, उनकी चॉइसेस होती हैं और दे प्रिवेंट ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस। तो सिर्फ PCOS को डिलीवरी, प्रेगनेंसी इस तक नहीं महदूद करें इसको। जैसे हमने डायबिटीज़ का हमने समझ लिया है कि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है और इसका फॉलोअप रखना है। तो इसी तरह आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये चीज़ फैलाना चाहते हैं कि भाई ये जो डिज़ीज़ है इसके अंदर भी आपने लाइफ लॉन्ग अपना फॉलोअप रखना है और लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिसेस करनी है। इसको सिर्फ फर्टिलिटी से नहीं एफिलिएट रखना। देखिए ये इसीलिए इसका नाम चेंज हुआ कि लोग पहले सोचते थे कि ये इरेगुलर पीरियड ऑफ फर्टिलिटी डिसऑर्डर है। बस ये इसको समझने की ज़रूरत है कि ये मल्टी सिस्टम है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस के साथ है और हार्मोनल डिस्टर्बेंस एग्रेवेटेड बाय एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को भी अपनी सही वो तो हमारे अपने हाथ में, है ना। तो मैक्सिमम चीज़ें हमारे अपने हाथ में। डॉक्टर साहब आखिर में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देंगी, मदर्स को जो देख रही हैं उनको क्या मैसेज देंगी? वैसे तो आपने मल्टीपल टाइम फोकस किया कि भाई मदर्स अपना मील बच्चों की या हैबिट्स जो डेवलप कर रहे हैं वो इस तरह की करें कि वो आगे चल के वो जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स है वो ना उनकी लाइफ में। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगी कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस सेंट्रल है सब चीज़ों में। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो सेल्स हैं हमारे वो इंसुलिन को उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते जैसे कि आम औरत के करते हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी और ये जो आपका लाइफस्टाइल ये सब एग्रीवेट कर रहा होता है। तो जब नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फेल होती है तो फिर वी डू गिव इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। कुछ लोगों को हम मायोनोसिटॉल देते हैं, कुछ लोगों को मेटफॉर्मिन दी जाती है, कुछ लोगों को आजकल नए GLP-1 एगोनिस्ट आ गए हैं तो वो हम देते हैं, लेकिन दे आर सिलेक्टेड। पेशेंट सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि हर कोई अब आखिरी वाला ट्रीटमेंट पहले बिल्कुल और लोग जल्दी मतलब रिजल्ट्स देखने के लिए रादर देन गोइंग फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या डाइटरी चेंजेस वो डायरेक्ट एंड ऐसी भी रिक्वेस्ट आती है कि जी मैंने 2 kg वेट लूज करना है, मुझे आप 3 हफ्ते के लिए GLP-1 टीके दे दीजिए। तो दिस इज रॉन्ग। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि ये ना करें। आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ आप हेल्प करें, आप मोटिवेटेड आए, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। आपने मैसेज की बात की तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जी पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ ऑल phases of a woman's life, beginning from childhood till post-menopause. So वो जो कहते हैं ना cradle to grave, वो वाला इसमें हाल है। But this is manageable, it is treatable. आप lifestyle choices अपनी healthy कीजिए, active रहिए और early इसको recognize कीजिए। With good family support, all women can live their reproductive potential and live very healthy lives, preventing all those complications जिनका हमने जिक्र किया। So please be mindful and stay healthy. डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस नोबल कॉज में शामिल होने का। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि इस बीमारी के बारे में आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और आप भी अपने अतराफ़ में इसके हवाले से आगाही ज़रूर फैलाएंगे।
अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।